बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में खुशामदीद नाज़रीन। पिछले कई सेशंस में हमने डिस्कस किया है कि इस आने वाले बजट से हमें क्या तवक्को रखनी चाहिए। हम ये भी तो एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकती है। क्या एक गरीब आदमी को किसी भी तरीके से इस बजट में रिलीफ दिया जा सकता है? क्या ये वही बजट है जो हम पिछले 20 साल से देख रहे हैं? सिर्फ मल्टीपल्स का फ़र्क होगा या कुछ गोशवारे इधर के उधर कर दिए जाएंगे? उमूमी बजट क्या ये वही रहेगा जो कि आमतौर पर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी बनाती है? इन तमाम सवालों के जवाब हम इन प्रोग्राम्स में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे हुकूमत के रेवेन्यू के हवाले से भी, और हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो सनतें हैं, चाहे वो छोटी हों या बड़ी हों, वो बिजनेस के इदारे आमतौर पर जो छोटे से मीडियम साइज में आते हैं उनके क्या हालात हैं, उन पर भी बात करेंगे। एक स्टैट जो है, एक ग्राफ हमने बनाया है आपके लिए, जिससे आपके सामने निशानदेही होगी कि जो छोटी सनतें हैं उनके जो गैर फाल कर्जे हैं उनमें पिछले 4 साल के दौरान में कितना इजाफा हुआ है। 9.2% 2007 में थे और 2010 तक हम ये देख रहे हैं कि ये 28% तक पहुंच गए। पिछले साल भी ये 22% की सतह पर थे। इसमें आहिस्ता इजाफा हो रहा है। जो थोड़ा सा हौसला मिलेगा हमें वो ये कि जो इनको कर्जे दिए गए हैं उसमें जो है वो थोड़ा सा इजाफा हुआ है ऑन जो हम कहते हैं क्वार्टर की बेसिस के ऊपर, और दूसरी समाई अगर देखें उसमें हम देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें इजाफा है। बहरहाल क्या सपोर्ट मिल सकती है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको लिए चलते हैं साहिवाल। हम गए थे साहिवाल, और साहिवाल में हमने क्या देखा ये आपको दिखाते हैं। बजट ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं अनीस शेख। नाज़रीन, अब हम पहुंचे हैं साहिवाल। यहां कई तरह की इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, लेकिन बहुत बुरे हाल में हैं। लोड शेडिंग और महंगाई ने इनके लिए काम करना बहुत मुश्किल कर दिया है। आइए शहर में घूमते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनकी आने वाले बजट के बारे में क्या राय है। आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? अगर आपसे मैं पूछूं, वैसे आपकी अपनी तजवीज़ क्या होगी, बजट में क्या किया जा सकता है? आवाम क्या कर सकती है? लीडरान ने करना है, सरबराहान ने करना है। अवाम क्या करेगी? अवाम जुलूस निकालेगी, वो क्या करेगी? वो कहते हैं जाओ जितने निकालने निकालो, हम तो लाइट नहीं छोड़ेंगे, नहीं बिजली मिलेगी। ठीक है, डीजल नहीं सस्ता होगा, रोड ब्लॉक कर लेंगे। अवाम क्या करेगी? गाड़ियों के नीचे आ जाएगी। और क्या कर सकती है अवाम? अवाम की पावर का किसी को एहसास नहीं। इनके जुलूसों का, इनकी स्ट्राइक का किसी बंदे पे असर नहीं, किसी गवर्नमेंट पे असर नहीं है। पहले ही इंडस्ट्री तो तबाह है। आप देख रहे हैं अगर मशीनरी बंद पड़ी है तो इस पर मज़ीद अगर टैक्स बढ़ाए जाएंगे, इससे बेहतर है कि हमें पावर दी जाए, हमें बिजली दी जाए, रॉ मटेरियल दिया जाए। ऐसी मुल्क दोस्त पॉलिसियाँ, ताकि हमारे स्टील मिल अगर कोयला बनाती है तो इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उससे इंपोर्ट नहीं किया जाए, ताकि हमें मुल्की लेवल पे मिले। और उसके साथ फिर इंडस्ट्री काम भी करेगी और पावर के साथ तमाम मिलें चलेंगी तो लाजमी बात है लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, तो फिर टैक्सेस देने में प्रॉब्लम है। सर देखें, जो लास्ट बजट अनाउंस हुआ है उस हवाले से तो हमारी जो इंडस्ट्री ऑटो स्पेयर पार्ट से रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और हमें आगे भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही मौजूदा हुकूमत से। मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत जो है इसने बजट का एक ये ड्रामा रखा हुआ है कि 1 साल के बाद ये ड्रामा का इसका शो लगा देते हैं। वैसे तो ये गवर्नमेंट हर रोज़, हर 15 दिन बाद, हर महीने के बाद जो है चीज़ों की बिला वजह कीमतें जो है वो इंक्रीज़ करती रहती है उसमें। नाज़रीन, हमें यहाँ लेना है छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं कि छोटी सनतों के हवाले से और बिजनेस के हवाले से जनरली इस बजट में क्या किया जा सकता है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं बजट के हवाले से। अबू बकर विर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब, तशरीफ लाए। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे एसएमईज़ के हवाले से, छोटी इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, छोटे कारोबार के हवाले से, और उनके जो हालात हैं वो उन्होंने खुद ही बयान कर दिए। आपका क्या ख्याल है? एक बैकबोन है आपकी इकॉनमी की जो एसएमईज़ हम कहते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, छोटा कारोबार जो है, छोटी सनत जो है, बहुत बुरे तरीके से पिस रहे हैं आजकल के हालात में। क्या कर सकते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए? क्या मजीद टैक्स उन पर लगाए जाए या क्या करें? क्या
एसएमई जो होती है वो बैकबोन होती है, और इससे ये होता है कि वो ग्रास रूट लेवल पे एक जनरेशन होती है रेवेन्यू की, इनकम की और उनकी प्रॉस्पेरिटी की। और दूसरा एम्प्लॉयमेंट जो है, अपॉर्चुनिटीज जो है उनको ग्रास रूट लेवल लोगों को नौकरियां मिलती हैं लोकल, और इससे एक डेमोग्राफिक भी और एक सोशल सिस्टम भी एक बैलेंस रहता है। True. और आज हमारे जो पोजीशन थी वो प्रीवियसली ये था कि हमारे जो फिजिकल स्पेस नहीं थी। जब फिजिकल स्पेस नहीं थी तो हम ये एसएमईज को उस तरीके से फाइनेंस नहीं और ये कर काफी सकते। अर्से से सूरत हाल है ये। और उस पोजीशन पे एक हमारे इधर ये पोजीशन थी कि बड़ी जो बड़ी एक जो पोजीशन थी एक तरह की रिवर्स चल रही थी कि जो बिग इंडस्ट्री जो थी, जो कार्टर्स बनाए गए थे, उसे हम जो बड़े इंसेंटिव दिया जा रहा था, उनको जो डिफरेंट किस्म के पैकेजेस दिए जा रहे थे, लेकिन छोटी इंडस्ट्री को बिल्कुल एसएमईज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था। उसका चाइना का भी इम्पैक्ट था। इनका इम्पैक्ट सबसे बड़ा था कि इनके जो यूटिलिटी के, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो चार्जेस थे, वो कॉस्ट ऑफ बिजनेस इनके लिए ना होने के बराबर था। दूसरा इनका जो वर्स्ट इम्पैक्ट इन पे आया था कि इनकी ग्रोथ ना होने की वजह से, इनकम ना होने की वजह से बहुत सारे लोग काम छोड़ के चले गए हैं, काम ही नहीं कर रहे वो, अब फिर उनका रॉ मटेरियल इतना महंगा हो गया है, महंगाई की वजह से अब लोग खरीदने नहीं आते। और दूसरा ये कि उधर उनका कॉर्पोरेट कल्चर उस पोजीशन पे नहीं था कि उन पे एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पे, हाई इंटरेस्ट रेट पे जो माइक्रो फाइनेंस या डिफरेंट ने उनको एक तरह की एक्सप्लॉयटेशंस की हुई थी, और उनको ज्यादा से ज्यादा रेट्स पे उनको फाइनेंशियल जो चार्जेस उन पे डाले हुए। हमने दिखाने के लिए इदारे तो बना दिए एसएमई सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो कभी इतने एक्टिव नजर नहीं आए कि लगे कि वो अपना काम ऐसे कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एसएमई ग्रो कर रही हैं उनकी मदद से। एसएमई के लिए हमें उन्हें फैसिलिटेट्स करना पड़ेगा, उन्हें तो एजुकेशंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनको स्टिमुलेशंस देना पड़ेगा। सिर्फ कर्ज देने से काम नहीं चलता। कर्ज देने, बिल्कुल उनको एजुकेट करना पड़ेगा और उनको डिफरेंट मॉडल्स बना के देने पड़ेंगे। और पोजीशन ये है कि हमारे इधर जो है टैक्सेशन जो है, उस टैक्सेशन भी जो है वो होना चाहिए कि सोशल टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए। सोशल टैक्सेशन में ये है कि जो रिच पीपल हैं जो शुड कंट्रीब्यूट इन द नेशनल एक्सचेकर, और ये जो एसएमईज वाले हैं, ये जो छोटे शहरों में इन्होंने छोटी छोटी इंडस्ट्री, पांच अपनी फैमिली इंडस्ट्रीज, इन्हें एक स्टिमुलेशन देना चाहिए। और उस बेसिस पे जो जैसे ये आजकल हालात चल रहे हैं, इससे ये इनकी एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज है, इनकी ग्रोथ। मैंने खुद जाके देखा है बहुत सारे शहरों में, और लाहौर में भी, बाकी शहरों में भी गया हूँ, छोटे छोटे शहरों में गया हूँ। सबका यही कहना है, मजदूरों का ये कहना है कि हमें तो मजदूरी नहीं मिलती, हम आते हैं बैठे रहते हैं, काम ही कोई नहीं होता क्योंकि हमें बिजली नहीं मिलती। बाकी भी काम इसलिए भी ख़राब होता है कि जो माल उठाते हैं, खाम माल जो बाजार से उठाते हैं, वो बड़ा महंगा होता है। वो कमिट करते हैं और जब वो डिलीवर करने जाते हैं तो वो खाम माल और महंगा हो चुका होता है, तो वो कभी उनका मार्जिन नहीं बचता, कभी वो मजदूरी नहीं कर पाते। ये सारी जो पोजीशन है, इन लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स होती है। अब बैंक भी जब इनके जो परफॉर्मेंस नहीं होती तो बैंक भी इनको फर्दर अकोमोडेशंस करने को तैयार नहीं होता। इनके लिए तमाम रास्ते जो हैं इनके लिए बंद होते हैं। और जो बिग इंडस्ट्री है जैसे बैंक। अच्छा, अब बजट आने वाला है, ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट है, इसमें बहुत सारे मसाइल जो हैं उनको डिस्कस भी किया जा सकता है, उनका हल प्रपोज किया जा सकता है, उनके लिए कोई स्पेस निकाली जा सकती है। ये जो छोटी सनतें हैं, इनके लिए क्या किया जा सकता है आपके ख्याल से? इनके लिए जो किया जा सकता है कि आपके जो एक्चुअली जो पोजीशन है कि आपके पास मौजूदा सूरत हाल में आपके पास फिजिकल स्पेस नहीं है। जब आपके पास फिजिकल स्पेस नहीं है तो आप इनको किसी किस्म का इंसेंटिव नहीं दे सकते। तो इनको इंसेंटिव, इनको फंडिंग देने के लिए आपको रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। अच्छा, अबू बकर साहब हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं। जी, कौन साहब हैं, कहाँ से हैं, अपना नाम बताइएगा प्लीज। मैं अली बात कर रहा हूँ जी, सक्खर से। जी अली साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ बड़ी बाकायदगी से। ये बजट की जो ट्रांसमिशन है माशाल्लाह बहुत बेहतर कर रहे हैं, और उम्मीद है कि ये इफेक्टिव भी हो गवर्नमेंट लेवल पे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से इकोनॉमिक डाउन टर्न आया था यूरोप में, तो वहाँ उन्होंने, सब लोगों ने एक ही पॉलिसी थी कि जो आईएमएफ की पॉलिसीज थी उनको मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से उन्होंने वेलकम कहा था, जबकि हमारी तरफ मामला उलट है। यहाँ पे आईएमएफ और जो दूसरे जो भी पॉलिसीज बनाते हैं हमारे लोन्स और बाकी चीजों के हवाले से मॉनेटरी करते हैं। उन्होंने ये किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी अपनी बहुत लैक्स कर दी थी, इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे ले आए थे। आप ये सवाल करना चाहते हैं हमारे क्यों नहीं हुई? नहीं, मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि उसमें हमारे यहाँ रेजिस्ट होता है, तो जाहिर है वो चीजें कैसे फ्रूटफुल होंगी। और नंबर 2, दूसरा सवाल भी सुनने सर प्लीज। दूसरा ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो पॉलिटिक्स या जो पॉलिटिशियंस की एक ब्लेम गेम होती थी वो सियासत के अलावा अब बजट्स में भी आ गई है, मुआशियात में भी आ गई है, नारे और इल्जामात और सारी चीजें। अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अली के सवाल का जवाब हम देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले सक्खर से अली ने हमें कॉल की थी और उन्होंने सवाल किया था कि जब यूरोप में एक बुहरान आया था उन्होंने क्या इकदाम उठाए और हमने क्या इकदाम उठाए। अबू बकर साहब प्लीज जवाब दीजिएगा इस बात का। सर, असल पोजीशन ये है कि हमारे इधर जब यूरोप में, अमेरिका में जब प्रॉब्लम्स आई थी तो उन्होंने एक देखा था कि सबसे जो वर्स्ट प्रॉब्लम है कि डीरेगुलेशंस का था और उस वजह से हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने फिर सोचा कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस को इनको मॉनिटर्स करना चाहिए ताकि वो उनकी फाइनेंशियल जो है वो डिसिप्लिन में। अमेरिका ने बहुत सारा डेट अपने ऊपर ले लिया हुकूमत ने, अमेरिका ने, उन्होंने सब ने, और इन्होंने कहा कि IMF जो है हमें मॉनिटर्स पैकेजेस दिए G20 ये जो IMF के बारे में बात कर रहा हूँ कि IMF उन्होंने कहा, G20 ने कहा कि IMF जो है हमें मॉनिटर्स करे। ये एक फाइनेंशियल बेल आउट करने के साथ उनको एडवाइजरी भी देता है कि आप अपनी ग्रोथ किस तरह कर सकते हैं। IMF, पाकिस्तान में IMF की क्या पोजीशन? थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। नाज़रीन, मुल्तान से मेरे हमनाम अनीस ख्वाजा जो है लाइन पर मौजूद है, मारूफ सनतकार हैं, एप्टमा के एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अनीस, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। ये बताइए कि जो स्टैट्स मेरे पास हैं उसके मुताबिक तो आपकी एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले में टेक्सटाइल सेक्टर की बढ़ी है, क्या अभी भी टेक्सटाइल सेक्टर को शिकायत है? अनीस, आप जो एक्सपोर्ट के बढ़ने की बात कर रहे हो वो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बात कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। बट व्हेन यू एक्चुअली चेक द क्वांटिटी हैज नॉट इंक्रीज्ड एंड आई डोंट थिंक वी नीड टू एम्फसाइज अगेन कि इसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज जितनी बार भी आपकी मेरे साथ बात हुई है वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वन सिंगल फैक्टर एंड दैट इज द एनर्जी क्राइसिस। आज 45 से 50 डिग्रीज के टेम्परेचर में हमारे पास 3 दिन की गैस लोड शेडिंग हो रही है एंड द सेकेंडरी यूजर्स ऑफ Wabda, they are actually suffering for about 8 to 10 hours of load shedding per day. तो प्रैक्टिकली पूरे महीने में आप 6 से 7 दिन के लिए आपकी मिल बंद है। How do you think that we can even achieve the level of quantity that we produced? अच्छा अनीस, क्विकली ये बताइए कि अभी जो मेरे पास स्टेट बैंक के फिगर्स हैं उसके मुताबिक जो है अप्रैल तक जो है तकरीबन $10.5 अरब की एक्सपोर्ट आप कर चुके हैं, मेनली एट द बैक ऑफ कॉटन प्राइसेस। अब कॉटन प्राइसेस वापस नीचे आ रही हैं, आपका क्या ख्याल है अगले 2-3 माह में क्या परफॉर्मेंस रहेगी? अभी तो इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, इट इज वन ऑफ द वर्स्ट क्राइसिस दैट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, नॉट इवन जस्ट पाकिस्तान, द वर्ल्ड इज फेसिंग, बिकॉज प्राइसेस एक बहुत हाई लेवल से अचानक $2-2.5 की कॉटन से वो $1-1.5 के डॉलर पे आ गई है प्राइस। तो उसकी वजह से द क्रैश इज रियली हर्टिंग एवरीबडी एंड एवरीबडी इज बैकिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। उसकी वजह से जो एक बैकलॉग होगा, आई डोंट थिंक आवर इंडस्ट्री कैन गेट आउट ऑफ इट दैट इजी एंड ऑलरेडी अबाउट 45% ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज क्लोज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अनीस ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया हमें बड़ी तफसील से कि इस वक्त क्या प्रॉब्लम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। जो फिगर हमारे पास हैं वो बिल्कुल ठीक है, जो होना था वो हो गया, कुछ अच्छा हो गया, लेकिन अब हम वर्ष की तरफ जा रहे हैं। 2.5 से तकरीबन $1.25 पे कॉटन की प्राइस आ चुकी है। अबू बकर साहब उस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। अब जो तेल की प्राइस बढ़ी थी उसमें तो हम थोड़ा सा बच गए, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा आउट नहीं हुआ। अब जो कॉटन प्राइसेस नीचे आ रही हैं और जैसे अनीस बता रहे हैं इतनी गर्मी हो रही है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड मुल्तान में ऑलमोस्ट, और वहां पे 3 दिन से गैस नहीं है, ये काम कैसे होगा? ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो रिक्वायर्ड है ना ग्रोथ के लिए, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो अंडर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चलेंगे, हमारी ग्रोथ नहीं होगी, फिजिकल और डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी, रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट होगी। और इसी तरीके से मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं फोर्सी नहीं कर रहा कि अच्छी पोजीशन नेक्स्ट फिजिकल ईयर जो आ रहा है उसमें भी, क्योंकि ये भी टेक्सटाइल का जो बूम आया है वो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एडिशन पे नहीं, ये इनकी कमोडिटी पे है। तो इन्होंने बड़ा पैसा कमाया है और ये भी एक तरह की इंसेंटिव भी दिया गया था। ये भी एक सब्सिडाइज इंडस्ट्री के तौर पे था कि जब जैसे ही उन्होंने कहा जी अब प्रॉब्लम आई है तो ये तो इन्होंने बड़े रूबस्ट ग्रोथ आई है और ये 1-2 साल इन्होंने बड़ा कमाया और इनको बल्कि शेयर करना चाहिए था उस पोजीशन पे आगे। हमारे इधर यही जो पहले जो बात जो साहब वो कर रहे थे सक्खर से कि हमारे इधर जो IMF की जो पोजीशन है, IMF को हम एक तरह का स्केप गॉड बना देते हैं। IMF हमें कहते हैं जी कि रिच पीपल ऑफ योर कंट्री शुड कंट्रीब्यूट। ये जो ये सेल्स, हमारे पास टाइम बड़ा कम रह गया, वैसे ये हम रेवेन्यू साइड पे बात कर लेते हैं क्विकली। कैसे बढ़ाएं अपना रेवेन्यू? अगर आपने डेवलपमेंट में जाना है, फिजिकल स्पेस तो है नहीं आपके पास। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो आपके टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म्स हैं और कैपेसिटी जो बिल्डिंग है, एफिशिएंसी है, उसको आप बढ़ाना चाहिए। अगर आप ये एफिशिएंसी और टैक्स रिफॉर्म्स लेके आते हैं तो ये अंदाजा किया जा रहा है कि वो कंट्रीब्यूट करेगा। इस वक्त तो 9.2% टैक्स टू GDP रेशियो है। एफिशिएंसी बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए कि हम जो हमारी FBR की मशीनरी है उसके बारे में यही कहते हैं वो इंतहाई इनएफिशिएंट है या काम करना नहीं चाहते। लेकिन ये अगर करप्शन का भी
इशू है। ये तो लेकिन अगर आप करेंगे तो उससे कंट्रीब्यूट कहते हैं कि 4% फर्दर हो जाएगा। और दूसरा ये है कि मगर क्या रियलिस्टिक है ये कहना? नहीं, लेकिन ये है कि आपको कोशिश, आपको एफर्ट्स करनी चाहिए। आप इतना 4 दैट कैन नॉट बी डन इन 1 ईयर, नॉट इन दिस फिस्कल ईयर, लेकिन उसकी एफर्ट्स होने, जैसे दूसरी पोजीशन है कि जैसे ही एनएफसी अवार्ड हुआ है, एनएफसी अवार्ड होने के बाद रिसोर्सेज तो सूबों को चले गए और सूबों ने आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे और आगे भी नजर नहीं आ रहा कि जो टेक्सटाइल, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी, उसने जनरेट किया 3.2 ट्रिलियन रुपीज जो है, जब और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी अप्रोक्सीमेटली 3 और वो टैक्स है, तो इसको भी टैक्स ब्रैकेट में आना चाहिए, उन्हें मोबिलाइजेशन करनी चाहिए। इंडिया में ये पोजीशन है कि उनका टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो 18% अप्रोक्सीमेटली, जिसमें 12% जो है कंट्रीब्यूट करता है फेडरल और 6% कंट्रीब्यूट करता है। तो जब ये रेवेन्यू स्पेस होगी तो स्टिमुलेशन भी आएंगे और होना ये चाहिए कि जो टैक्स ब्रैकेट में बाहर हैं उनको टैक्स नेट में लेके आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कम टू द एंड ऑफ प्रोग्राम। नाज़रीन, बात यह है कि अगर हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे अपने मुल्क में तो हमारी इकॉनमी नहीं बढ़ सकती। हम कहते ये हैं कि डेवलपमेंट के लिए फिस्कल स्पेस नहीं है, फिस्कल स्पेस हमें पैदा करनी है। नए लोगों को टैक्स नेट में लेके आना है। अगर वो टैक्स देंगे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो छोटी सनतों को थोड़ी सपोर्ट मिल सकती है और डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा हो सकता है, वरना हमारी इकॉनमी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन जो टैक्स रिफॉर्म्स की बात हो रही है, एफबीआर की एफिशिएंसी बढ़ाने की बात हो रही है, वो शायद 1 साल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं काम का आगाज करना होगा। अनीस शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।